हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल एंड हर्टी। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। दो टर्म्स हैं ह्यूमन बींग्स का, रिप्रोडक्शन। क्या समझते हैं आप रिप्रोडक्शन से? व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, इसको हम रिप्रोडक्शन ना बोलकर हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब री मतलब फिर से, प्रोडक्शन मतलब उत्पत्ति। अपनी ही तरह की ऑफ स्प्रिंग को, प्रजाति को फिर से रिप्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। जितने भी हमारी बॉडी के सिस्टम्स हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, अगर हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम खराब हो जाए, हमारा हार्ट फेल हो जाए, इज इट पॉसिबल टू सर्वाइव आवर लाइफ? नो, एब्सोल्युटली नॉट। अगर हमारी बॉडी में हार्ट फेल हो जाए तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी बिना सर्कुलेटरी सिस्टम के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाए, लिवर फेल हो जाए, तो क्या हम पॉसिबल है हमारे लिए सर्वाइव करना? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से अगर हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम, ब्रेन हेमरेज हो जाए, ब्रेन खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, एक्सक्रीटरी सिस्टम खराब हो जाए, क्या कोई भी एक सिस्टम अगर खराब होता है तो क्या पॉसिबल है हमारे लिए सर्वाइव करना? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। इसी तरीके से अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर किसी का फेल हो जाए, खराब हो जाए, कोई रिप्रोड्यूस ना कर पाए, तो क्या पॉसिबल है उसको सर्वाइव करना? बताइए। बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो क्या वो अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाते? बिल्कुल कर पाते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों जरूरी है? वाई द रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी? रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी नॉट फॉर द वेल बीइंग of its own, it is necessary for the survival of its race। यानी उसकी ही प्रजाति को आगे मेंटेन करना। अगर डायनासोर्स एक्सटेंट हो गए तो उनके रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, अगर और डायनासोर्स को रिप्रोड्यूस करते रहते तो आज डायनासोर की स्पीसीज खत्म नहीं होती। आपने पढ़ा होगा एंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटेंट स्पीसीज, जो एक्सटेंट हो चुकी हैं, जो बर्ड्स या जो एनिमल्स एक्सटेंट हो चुके हैं, वो अगर रिप्रोड्यूस करते रहते तो नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते और वो उनकी जो रेस है, उनकी जो प्रजाति है, लुप्त नहीं होती। रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपनी प्रजाति को, अपनी रेस को, अपनी स्पीसीज को मेंटेन रखना है, आगे बढ़ाना है। तो इस चैप्टर में हम लोग शुरुआत करते हैं मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ टर्म्स जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो क्या क्या टर्म्स हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन बींग्स, ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। आप लोग जानते हैं यूनिसेक्सुअल हम कैसे बोलते हैं? जिसमें एक सेक्स प्रेजेंट होता है, आइदर मेल और फीमेल, यानी दोनों गोनेड्स अगर प्रेजेंट हो। एक टर्म मैंने यूज करा गोनेड्स। गोनेड्स मतलब मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन को। जो सेक्स ऑर्गन कैसे बोलते हैं? जो सेक्स सेल्स का प्रोडक्शन करें। सेक्स सेल्स मतलब गैमीट्स। कई सारे टर्म्स मैंने यूज करे, क्या क्या? गैमीट्स, सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स कैसे बोलते हैं? सेक्स सेल्स बोलते हैं वो सेल्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें टू या मोर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें टू टाइप के गैमीट्स का, स्पेशल सेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस रिप्रोडक्शन में जिसमें सेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो, यानी गैमीट्स, गैमीट्स जो प्रोड्यूस करे गोनेड्स, और अगर दोनों गोनेड्स एक ही ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक ही गोनेड प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? दैट इज यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। अब इस यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में यहां पर हम लोग ह्यूमन बींग्स यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में एंड शोज दो बातें मैंने बताई, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यहां पर हम बात करेंगे कि ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं। दीज आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल समझ रहे हैं? सिंगल सेक्स ऑर्गन इन ऑर्गेनिज्म, या तो मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा या फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। बाई पेरेंटल मोड ऑफ, बाई पेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।
हमारे जो रिप्रोडक्शन का तरीका है उसमें कितने पेरेंट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में? 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। नंबर थर्ड, दैट इज शोज, एक और टर्म है शोज सेक्सुअल डाईमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाईमॉर्फिज्म शो करते हैं। अब ये क्या टर्म है बेटा? सेक्सुअल डाईमॉर्फिज्म। सेक्सुअली डाई मीन्स टू, मॉर्फ माने शेप। मॉर्फोलॉजी आपने सुना होगा, टर्म पढ़ा भी होगा। मॉर्फ मतलब शेप, मॉर्फिज्म, डाई मतलब टू, सेक्सुअली टू डिफरेंट शेप्स का पाया जाना क्या कहलाता है? सेक्सुअल डाईमॉर्फिज्म। तो ह्यूमन बींग्स में आफ्टर प्यूबर्टी मेल्स और फीमेल्स में सेक्सुअली चेंजेस जो आते हैं वो सेक्सुअल डाईमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाईमॉर्फिज्म किसे बोलेंगे? द फिनोमिना एग्जिबिटिंग टू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? वो कैरेक्टर्स जिनसे एक्सटर्नली हम विजिबल कर सकें, हम देख सकें, मेल और फीमेल कैरेक्टर्स सेक्सेस को हम सेपरेट कर सकें, उसको हम क्या बोलेंगे? सेक्सुअल डाईमॉर्फिज्म। तो सेक्सुअल डाईमॉर्फिज्म इज अ फिनोमिना ऑफ एग्जिबिटिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को शो करना सेक्सुअल डाईमॉर्फिज्म कहलाता है। ये बात समझ में आती है आपको? अब हम शुरुआत करते हैं इन्हीं टर्म्स के साथ। सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से बेटा? 2, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा ये जो चैप्टर है आपने अलग अलग क्लासेस में अपने वेरियस बुक से कई बार पढ़ चुके होंगे, मेरे को उम्मीद है, और आपने यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप अगर पूरे चैप्टर को ढंग से पढ़ेंगे और सुनेंगे तो कुछ ना कुछ मैं आपको नया जरूर बताऊंगा। आज कुछ नई चीजें जो आपको कहीं नहीं मिली होंगी वो बताने की कोशिश करूंगा। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आपने एक बार ध्यान से सुन लिया इस चैप्टर को, आपके माइंड से सिर्फ सुन लेंगे ध्यान से, डायरेक्ट आप अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करिए, किसी भी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करिए, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये मेरी प्रॉमिस है। एक सिंगल क्वेश्चन आपसे बच नहीं सकता, चाहे वो नीट में किसी भी स्टैंडर्ड पर आया हुआ क्वेश्चन हो, आपके जो और छोटे मोटे कंपटीशंस में, एम्स में, या किसी भी स्टैंडर्ड तक आप क्वेश्चन करेंगे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इट्स माई प्रॉमिस। बस आपको ध्यान से कंसंट्रेट होकर ये सुनना होगा। ठीक है बेटा, सुनिए। अब हम सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। व्हाट आर दे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं बेटा 2 पार्ट्स में। मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलकर बना है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। जैसे कि रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जिसमें सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जिसमें सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो। हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो और जो सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करेगा वो मेन सेक्स ऑर्गन। ह्यूमन बींग्स में सेक्स सेल्स का प्रोडक्शन कौन करता है बेटा? मेन रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या असेंशियल सेक्स ऑर्गन। तो ह्यूमन बींग्स में मेल सेक्स ऑर्गन क्या है बेटा? दैट इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस। अ पेयर ऑफ टेस्टिस। दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ऑल दोज ऑर्गन्स विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन, कंडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स आर सेड टू बी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। वो सारे ऑर्गन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं स्पर्म्स को प्रोड्यूस होने के बाद, वो सारे ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं बेटा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 जेनाइटल डक्ट्स। नंबर 1 जेनाइटल डक्ट्स। नंबर 2 ग्लैंड्स
जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अटैच जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स एंड सपोर्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में, पहले हम इसकी आउटलाइन जब एक बार पढ़ लेंगे तो हमारे माइंड में उसकी इमेज बन जाएगी कि हम किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, तो इसलिए इसको ध्यान से सुने। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अ पेयर ऑफ टेस्टिस एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जेनिटल डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड सपोर्टिव ऑर्गन्स। तो ये आपको इतना याद हुआ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, पेयर ऑफ टेस्टिस, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। जो नेक्स्ट है जेनिटल डक्ट्स। डक्ट्स कितने टाइप्स की होती हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? अच्छा, ये जो डक्ट्स हैं, डक्ट्स का क्या रोल है? स्पर्म क्यों प्रोड्यूस हुए? फर्टिलाइजेशन के लिए, एग को फर्टिलाइज करने के लिए। एग कहां पर है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो इन स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर तक इंसर्ट करने के लिए जो पाथ फॉलो करती है वो एक ही तो ट्यूब होगी पूरी, वहां से वहां तक, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग रास्ता, अलग अलग नेम उनका रख दिया गया है। जैसे एक पर्टिकुलर प्लेस पे हम जा रहे हैं, एक रोड पर जा रहे हैं, दैट इज जीटी रोड। जीटी रोड से फिर आगे रामघाट रोड, फिर आगे समद रोड। तो ऐसा तो है नहीं एक रोड से दूसरी रोड पे आ रहे हैं तो कूद के जाते हो, वो तो एक ही रोड है, लेकिन लोकेशन जैसे भी टर्न होती है उसका नाम अलग अलग पड़ा हुआ है। इसी तरीके से ये जो पूरी डक्ट है जहां से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं आगे तक, बाहर तक, टिल द टिप ऑफ पेनिस, एक ही डक्ट है, लेकिन उसके अलग अलग लोकेशन की वजह से उसके नेम अलग अलग रख दिए गए हैं। वो कौन कौन सी 4 डक्ट्स हैं? ये मेन 4 डक्ट्स इसमें प्रेजेंट होती हैं बेटा। देखिए, नंबर 1 एपिडिडाइमस। पहली डक्ट क्या है? एपिडाइमस। सेकेंड इज वास डिफरेंस। थर्ड डक्ट इज ejaculatory duct. Third duct is ejaculatory duct, and the fourth is urethra. समझ में आया बेटा? ये 4 डक्ट्स हैं, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। ये 4 डक्ट्स हैं जो टेस्टिस से जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, कैसे होते हैं, कहां पर होते हैं, ये सारे हम अब डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि टेस्टिस से जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, वो स्पर्म का प्रोडक्शन के बाद ये इन डक्ट्स के थ्रू ट्रेवल करते हुए बॉडी से बाहर जाते हैं, मेल बॉडी की। एपिडिडाइमस पहली डक्ट, दूसरी वास डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ग्लैंड्स जो हैं, ग्लैंड्स कितनी होती हैं बेटा? ग्लैंड्स होती हैं मेनली 3 टाइप्स की। कौन कौन सी 3 ग्लैंड्स होती हैं? 3 ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं बेटा? 3 ग्लैंड्स होती हैं। नंबर 1 सेमिनल वेसिकल्स। नंबर 1 इज सेमिनल वेसिकल। नंबर 2 नाम सुना होगा आपने, प्रोस्टेट ग्लैंड, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड नंबर 3 इज कॉपर्स ग्लैंड। क्या है बेटा? कॉपर्स ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड्स हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोनल कंट्रोल से स्पर्म्स की मदद करती हैं, उनको मैच्योर होने में, उनको कंडक्ट करने में। लास्ट पार्ट इज सपोर्टिव ऑर्गन। सपोर्टिव ऑर्गन आर ऑफ divided into further 2 parts, that is scrotum and number 2 is penis. Scrotum and penis. This is complete what? This is complete outline classification of male reproductive system. यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप, इसको आप ड्रॉ करिए फिर आगे बढ़ते हैं प्लीज। देखिए बेटा हो गया ये। नेक्स्ट अब हम लोग शुरुआत करेंगे यहां से, सपोर्टिव ऑर्गन दैट इज स्क्रोटम। यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। हो गया? नोट कर लिया आप लोगों ने? मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, ये बताइए कि जो जाइगोट है, जाइगोट हम सभी लोग, जाइगोट की फॉर्म में शुरुआत होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं या ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है? बताइए। ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस को ड्यूरिंग
एम्ब्रियोजेनेसिस, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन्स की फॉर्मेशन। सभी ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। ये कब डिटरमाइन होता है कि जो बेबी का सेक्स है ये मेल होगा या फीमेल होगा? 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है। उस पूरे ड्यूरेशन में ये कब डिटरमाइंड होगा कि जो बेबी का सेक्स है वो मेल होगा या फीमेल होगा? बताइए। ये डिटरमाइंड बोलता है आफ्टर 3 मंथ्स, कोई कहता है आफ्टर 4 मंथ्स, कोई कहता है आफ्टर 2 मंथ्स। कब डिटरमाइंड होता है? ये डिटरमाइंड होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जी हां, बिल्कुल उसी टाइम पर जब स्पर्म और एग फ्यूज करते हैं, उसी टाइम पर एम्फीमिक्सिस, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उसमें एम्फीमिक्सिस होता है। एम्फीमिक्सिस उस प्रोसेस को बोलते हैं जब दोनों सेल्स के न्यूक्लियस यानी एग के और स्पर्म के न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, उसको बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। तब क्रोमोसोम्स एक्सचेंज हो जाते हैं, XY क्रोमोसोम्स, और तभी बेबी का जो सेक्स होता है, जो इंडिविजुअल का जो फॉर्म हो रहा होता है, उसका जो सेक्स होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? पर्टिकुलर सेक्स उसी टाइम डिटरमाइन हो जाता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। अब एक बार डिटरमाइन हो गया कि जो बेबी का सेक्स है वो मेल है, तो सभी ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होगी। टेस्टिस भी एक ऑर्गन है। मैं पूछना चाहूंगा टेस्टिस की फॉर्मेशन कब होती है? किस स्टेज पर टेस्टिस की फॉर्मेशन होती है? 9 मंथ्स के दौरान। टेस्टिस की जो फॉर्मेशन है, बता सकते हैं आप टेस्टिस की फॉर्मेशन कब होनी शुरू होती है? टेस्टिस की फॉर्मेशन होनी शुरू होती है बेटा 2nd मंथ पर, 2nd मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड के 2nd मंथ में टेस्टिस की फॉर्मेशन होनी शुरू होती है। और जैसे ही टेस्टिस की फॉर्मेशन होनी शुरू होती है, टेस्टिस की फॉर्मेशन कंप्लीट होते होते 7th मंथ तक टेस्टिस कंप्लीटली फॉर्म हो जाती है। देखिए, आइए इसके लोकेशन के बारे में बात करते हैं। मैं शुरुआत करता हूं यहां से, स्क्रोटम से। मैं रब कर दूं इसको। टेस्टिस ऑर्गन, बॉडी का ऑर्डिनरी ऑर्गन, जिस तरीके से ऑर्डिनरी हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि स्पेशलाइज फंक्शन होता है, इसको एक बॉडी से सेपरेट अलग। टेस्टिस को एक स्किन के पाउच में रखा जाता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। देखिए, ये एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल रीजन है। एब्डोमिनल रीजन आप समझते हैं? एब्डोमिनल रीजन किसे बोलते हैं? एब्डोमिनल रीजन हम बोलते हैं जिसमें स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज, ये रीजन एब्डोमिनल रीजन। चेस्ट के नीचे बिलो, जहां पर लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सभी ऑर्गन्स जो प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन से बाहर, इन बिटवीन 2 लेग्स, एब्डोमिनल रीजन से अलग एक स्किन का पाउच प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, जिसको हमने बताया था बेटा कैसा ऑर्गन? सपोर्टिव ऑर्गन। सपोर्टिव ऑर्गन 2 बताए थे, स्क्रोटम एंड पेनिस। यहां पर ये स्क्रोटम है। टेस्टिस बाकी सभी ऑर्गन्स की तरह यहां पर जब फॉर्मेशन होता है तो एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती है टेस्टिस, लेकिन 2nd मंथ में फॉर्म होना शुरू होती है, एब्डोमिनल रीजन में रहती है, लेकिन 2nd मंथ तक बनते बनते 7th मंथ तक कंप्लीट हो जाती है। और 7th मंथ के बाद यहां पर एक कैनाल के थ्रू यहां से डिसेंड होकर स्क्रोटम में आ जाती है, स्किन के एक पाउच में आ जाती है। इस पाथ को हम बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। जिस पाथ के थ्रू ये एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल में यहां पर आ जाती है और स्क्रोटम यहां पर प्रेजेंट होती है। बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? जिस कॉर्ड के थ्रू ये हैंग रहती है, इस कॉर्ड को हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड। यहां पर आप लिख सकते हैं लोकेशन ऑफ टेस्टिस, लोकेशन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की जो लेंथ है वो करीब डायमेंशंस हैं, वो हैं 4.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर थिकनेस। आप लिख सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3। आप नोट्स प्लीज साथ साथ बनाते जाएं जिससे कि आपको जब पढ़ें तो उसमें आसानी हो। इंटू 2.5
5 सेंटीमीटर इन डायमेंशंस। यहां पर बेटा जब नीचे की तरफ डिसेंड होती है कैनाल के थ्रू, उस कॉर्ड को बोलते हैं हम स्पर्मेटिक कॉर्ड। और जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड इसको हैंग करी रहती है ऊपर से। अच्छा, साथ में यहां पर एक नेटवर्क होता है टिश्यूज का, स्मूथ मसल्स का एक नेटवर्क होता है जो इसको हैंग करे रहता है। पेयर ऑफ टेस्टिस, ये पेयर ऑफ टेस्टिस है, यहां पे एक टेस्टिस आपको दिख रही है, एक टेस्टिस और साथ में प्रेजेंट है। इसको हम नेटवर्क को बोलते हैं ग्यूबरनैकुलम। क्या बोलते हैं? ग्यूबरनैकुलम। यहां पर जो नेटवर्क होता है, इसकी जो खाली कैविटी होती है उस जगह को, उस खाली कैविटी को हम बोलते हैं बेटा वेजाइनल सीलोम। वेजाइनल सीलोम। इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि बायोएंसी प्रोवाइड कराता है, टेस्टिस को हैंग रखता है। एक फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट है, उस फ्लूइड का नाम है हाइड्रोसील। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोसील। यहां पर अच्छा, दोनों स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस होती हैं, बीच में एक स्क्रोटम में डिवीजन होता है जो दोनों टेस्टिस को सेपरेट रखता है, आपस में मिलने नहीं देता। यहां पर मैं इसको डॉटेड लाइन से शो कर सकता हूं, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटल सेप्टा। स्क्रोटल सेप्टा। और ये कहलाता है स्क्रोटल सैक। एक जो पाउच है इसको हम बोलेंगे स्क्रोटल सैक। दिस इज स्क्रोटल सैक। अच्छा, यहां पर ये स्क्रोटल सैक हो गया, ये स्क्रोटम वेजाइनल सीलोम, और ये इसको बायंसी प्रोवाइड कराता है जिससे कि कोई शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए, कोई चोट ना लगे, उसके लिए ये लोकेशन ये प्रोवाइड कराता है। साथ में ग्यूबरनैकुलम इसको हैंग करे रखता है। इसका जो बेसिक रोल है, क्यों बात क्वेश्चन ये है कि जब बॉडी के सभी ऑर्गन्स एब्डोमिनल कैविटी में यहां पर प्रेजेंट हैं, तो ये यहां पर प्रेजेंट क्यों है? ये 7th मंथ में ये डिसेंड नीचे की तरफ क्यों हो जाता है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस टेस्टिस? टेस्टिस का फंक्शन क्या है? टेस्टिस का फंक्शन है टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स, स्पर्म्स का प्रोडक्शन करना। लेकिन स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए विद द बॉडी टेम्परेचर। यानी अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड चाहिए वो कितना चाहिए? 34 to 35 डिग्री सेल्सियस, जो बॉडी के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो स्पर्म्स की फॉर्मेशन कैसी होगी? तो नेचर ने क्या करा, एक इसको अलग से स्किन का एक पाउच प्रोवाइड करा दिया जिसको हमने बोला स्क्रोटम, जिसमें टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रहता है। अच्छा, ये ग्यूबरनैकुलम जो स्मूथ मसल्स है, इसमें एक रूल समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर ये टेम्परेचर, इसको थर्मो रेगुलेटर भी बोलते हैं। स्क्रोटल सैक को हम क्या बोलते हैं? थर्मो रेगुलेटर। ये थर्मो रेगुलेटर की तरह वर्क करता है। थर्मो रेगुलेटर क्या है? थर्मो रेगुलेटर मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करना। थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करने वाला, थर्मो रेगुलेटर रेगुलेट करने वाला। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ये इसको बॉडी से दूर जाना चाहिए, क्योंकि ये किस लिए बनाया गया? बॉडी के टेम्परेचर से कम करने के लिए। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये इसका टेम्परेचर और इसको और कम करने की जरूरत है। तो ये जो मसल्स हैं, ग्यूबरनैकुलम जो है, ये इसको लूज कर देता है, दूर कर देता है, स्किन के पाउच को लूज कर देता है और टेस्टिस दूर हो जाती हैं इससे। अच्छा, अगर टेम्परेचर कम है तो इसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है, ऑलरेडी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, तो ये क्या करता है? ये इसको थोड़ा टाइट करता है और स्किन बॉडी की तरफ पुश कर देता है, जिससे कि इसको टेम्परेचर को मेंटेन करने में आसानी रहे। इसलिए इसको हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेटर। तो ये तो रही बात बेटा लोकेशन ऑफ टेस्टिस एंड व्हाई टेस्टिस आर डिसेंड इनटू दिस स्क्रोटल सैक्स। तो प्लीज आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसके बाद हम अगला आगे आपको बात करते हैं। प्लीज ड्रॉ इट। हो गया बेटा? ड्रॉ कर लिया आपने? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस।
इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। देखिए ध्यान से, ये टेस्टिस की जो आउटर मोस्ट, जो मेन, एक्चुअली इसकी 3 लेयर्स होती हैं। जो इसकी मेन लेयर होती है उसका नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम होता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और इसके बाहर एक लेयर और होती है जिसको हम बोलते, विच इज सॉफ्ट एंड डेलिकेट लेयर, दैट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ इट, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्या नाम है बेटा इस लेयर का? ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका वेजिनेलिस। एक लेयर और इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इनर टू ट्यूनिका एल्बुजिनिया। मेन लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका वेजिनेलिस। एक लेयर इसके अंदर होती है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा, जो बिल्कुल इससे चिपक कर, बिल्कुल इससे सट कर लगी रहती है। दैट इज, कई बुक्स में इसका नाम भी नहीं दिया होता है, सिर्फ 2 लेयर बताई रखी होती हैं। लेकिन कितनी लेयर्स होती है बेटा इसमें? 3 लेयर्स होती हैं। ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये 3 लेयर्स होती हैं। लेकिन जो इनर लेयर होती है, ये हम बात कर रहे हैं टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर की। ये एक टेस्टिस बनाई है, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं इसमें। मैंने आपको बताया कि जो उसकी मेन लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसके बाहर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। और अंदर की तरफ एक और लेयर मैंने बनाई है, दैट इज सेड टू बी ट्यूनिका वेस्कुलोसा, VASCULOSA, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अच्छा, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है। अंदर की तरफ जैसे फोल्डिंग्स, जैसे आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डेड रहती है, ऐसी ये लेयर अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है और इसको वेरियस सेप्टा में डिवाइड करती है। ये है, यहां पर ये आई इस तरीके से, ये और आगे तक आप ले सकते हैं इसको, दिस वन, ये दिस वन। और इस तरीके से ये पूरी टेस्टिस को डिफरेंट पार्ट्स में, और यू कैन से लोब्यूल्स, ये जो डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इस तरीके से पूरी टेस्टिस को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में ये डिवाइड कर देती है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इस बेटा इस बात को समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये दिस इज सेड टू बी टेस्टिकुलर सेप्टा। व्हाट इज दैट? सेप्टा। सेप्टा मींस डिवीजन। टेस्टिकुलर सेप्टा। बेटा कोई प्रॉब्लम इस बात को समझने में? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर अगर हम बात करें, दिस इज टेस्टिकुलर सेप्टा एंड दिस इज अबाउट 200 to 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट। टोटल जो इस तरीके से टेस्टिस में, मैंने तो आपको 8-10 बनाकर दिखाए, लेकिन यहां पर कितने करीब होते हैं? 200 to 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस। ध्यान से देखते रहिएगा। इसके अंदर बहुत फाइन ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं व्हाट? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं बेटा?
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये आगे चलकर ये ऐसे स्ट्रेट हो जाती है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूली रेक्टाई, ट्यूब्यूली, या हो सकता है आपके लिए नया टर्म हो ट्यूब्यूली रेक्टाई, ट्यूब्यूली रेक्टाई। एंड दिस इज व्हाट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या है बेटा ये, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और जो स्ट्रेट हो जाती है यहां पर थोड़ी सी, और इसको हम आगे बना सकते हैं, आगे चलकर ये ऐसे स्ट्रेट हो जाती है सभी में। ये आगे चलकर इस तरीके से स्ट्रेट हो जाती है। ये देखिए, highly coiled structure that is this is highly coiled seminiferous tubule, and these are what, these are tubuli recti, this is tubuli recti। जो स्ट्रेट पार्ट है, ये जो स्ट्रेट पार्ट है, देखिए जब तक ये ऐसे घूम रहे हैं तब तक क्या कह रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और जब ये स्ट्रेट हो गए तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, ट्यूब्यूली रेक्टाई यहां पर। अच्छा, गौर करेंगे जरा, यहां पर आगे मैं क्या बोलने वाला हूं। ट्यूब्यूली रेक्टाई जो है यहां पर एक नेटवर्क बना लेता है, जो आपस में ये जो नेटवर्क आगे जुड़ रहा है, ये ऐसे एक डक्ट में ये मिल जाता है, ऐसे एक डक्ट बन जाती है। एक डक्ट में यहां पर मिल रहा है, सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक डक्ट में यहां पर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं, और उस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स को यहां पर हम बोल रहे हैं रेटी टेस्टिस। क्या बोल रहे हैं बेटा, व्हाट इज दिस, रेटी टेस्टिस। व्हाट इज रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस इज अ नेटवर्क वेयर ऑल द दिस ट्यूब्यूली रेक्टाइस मींस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो स्ट्रेट डक्ट्स जहां पर आकर एक नेटवर्क फॉर्म कर रही हैं आपस में, उसको हम बोल रहे हैं क्या, रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस। दिस इज व्हाट, रेटी टेस्टिस, जहां पर सब ओपन हो रही हैं। अच्छा, इसके बाद जो रेटी टेस्टिस है ये बाहर को, इसको हम क्लोज कर देते हैं यहां से, दिस वन एंड दिस वन, और ये बाहर को एक डक्ट के थ्रू ये यहां पर अलग अलग डक्ट्स के थ्रू यहां पर ओपन होती है रेटी टेस्टिस। यहां से वेरियस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक नेटवर्क जाता है जो बाहर की तरफ ऐसे ओपन होता है, इसको हम बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया। क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज वासा इफ्रेंशिया। ये वासा इफ्रेंशिया है, यहां पर जो नेटवर्क इसका फॉर्म हो रहा है, दिस इज वासा इफ्रेंशिया। बेटा बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके
बाद यहां पर हम बात करते हैं, ये जो वासा, ये तो रही टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, एक टेस्टिस में करीब 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, इसको हम जो पार्ट है, इस जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। हम इसको इधर लिख देते हैं, दिस इज टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं और करीब मैंने आपको बताया 200 to 250 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। इस तरीके से जो टोटल नंबर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, वो करीब 750 to 900, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डाटा आपको मिलेगा। टोटल नंबर होगा 750 to 900 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस, एक टेस्टिस के अंदर। यहां पर ये टेस्टिस, अब मैं आपको टेस्टिस, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर मैं यहां पर बना के दिखा रहा हूं आपको। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर। देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। यहां पर एक चीज आप देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में यहां पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये भी आपको ड्रॉ करने हैं, इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहां पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं पूरी टेस्टिस के अंदर। इन सेल्स को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे बताइए? बीच में प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है? बीच में। किसके बीच में? लेयर्स के बीच में। किसकी लेयर्स के बीच में? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लेयर्स के बीच में सेल्स प्रेजेंट है। इन सेल्स को हम बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं, नाम जरूर सुना होगा सब लोगों ने, दीज सेल्स आर कॉल्ड इंटर, मैंने बताया था बीच में। इंटर मीन्स क्या होता है? बीच में। इंटरवल, बीच में। इंटरवल कब होगा? बीच में। इंटरनेशनल, 2 नेशंस के बीच में। इंटरसेलुलर, 2 सेल्स के बीच में। 12th को आप लोग इंटर में हैं अगर, तो आपकी क्लास को, 12th क्लास को इंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंटर मीन्स बीच में। स्कूल खत्म हो रहा है और कॉलेज शुरू होगा, स्कूल और कॉलेज के बीच की क्लास। यहां पर हम बोल रहे हैं इंटर स्टीशियल सेल्स। क्या बोल रहे हैं? इंटरस्टिशियल, मतलब लेयर्स के बीच में पाए जाने वाला सेल। क्या बोल रहे हैं? लेयर्स के बीच में पाए जाने वाला सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स। या जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर करा था उनके नाम पर है, दैट इज लेडिक सेल्स। जी हां, आप लोग जानते हैं, पहले से नाम सुना होगा, लेडिक्स सेल्स। लेडिक सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। वो हार्मोन जो ह्यूमन बींग्स के लिए, मेल्स के लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, जैसे माउस्टेच, बियर्ड, ये जो प्यूबर्टी के बाद जो मेल्स में जो चेंजेस आते हैं उसके लिए कंपलसरी है, नेसेसरी है उसके डेवलपमेंट के लिए। तो यहां पर ये इंटरनल स्ट्रक्चर में बना रहा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। इनके बीच में जो सेल्स हैं ये क्या कहला रहे हैं बेटा? दीज सेल्स आर सेड टू बी व्हाट? These cells are said to be Leydig cells or interstitial cells. Leydig cells and interstitial cells. इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। यहां पर हम इसको लेबल कर देते हैं, दिस इज इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स। ये जो इसकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो इनर लेयर है, इनर लेयर, इस इनर लेयर को हम बोलते हैं
जर्मिनल एपिथीलियम। क्या बोलते हैं बेटा? जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम में यहां पर टू टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो क्यूबॉइडल शेप के सेल्स होते हैं, फ्लैट सेल्स जर्मिनल, जिसमें मैक्सिमम जो पोर्शन होता है इसी का होता है, जर्म सेल्स। हम क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स, जो कैसे होते हैं बेटा? क्यूबॉइडल इन शेप, जर्म सेल्स क्यूबॉइडल। और दूसरे जो सेल्स होते हैं वो होते हैं बेटा ट्रायंगुलर शेप के सेल्स होते हैं, ट्रायंगुलर शेप के सेल्स होते हैं। इन ट्रायंगुलर शेप के सेल्स को प्राइम और यू कैन से पिरामिडिकल शेप सेल्स, इनको हम बोलते हैं बेटा, यहां पर पूरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होते हैं पिरामिडिकल शेप के सेल्स, इनको हम बोलते हैं बेटा सर्टोली सेल्स। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स या और नर्स सेल्स, सर्टोली सेल्स और यू कैन से नर्स सेल्स। सुनिए, यहां पर जो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो इनर लेयर है उसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम में दो तरह के सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल शेप के सेल्स और पिरामिडिकल शेप सेल्स। तो क्यूबॉइडल शेप यानी फ्लैट सेल जो होते हैं उनको जर्म सेल्स, ये जर्म सेल्स डिवाइड करते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन करते हैं और स्पर्म्स की फॉर्मेशन करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरीके से आपको बताऊंगा, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना, फॉर्मेशन होना कैसे होती है हम बाद में बात करते हैं, पहले अब ये हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। दिस इज जर्म सेल्स और दिस इज व्हाट? जर्मिनल एपिथेलियम। ये क्या है बेटा? जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम में दो तरह के सेल्स, जर्म सेल्स और दूसरा क्या है बेटा? पिरामिडिकल शेप सेल्स, सर्टोली सेल्स, साइंटिस्ट के नाम पर है सर्टोली सेल्स। ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराते हैं? नरिशमेंट। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, स्पर्म्स आर द लिविंग सेल्स और डेड सेल्स? लिविंग सेल्स और डेड सेल्स? व्हाट अ सिली क्वेश्चन। ऑब्वियसली लिविंग सेल्स। फिर से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बॉडी से डिटैच होने के बाद वो लिविंग कैसे रहते हैं? बताइए। लिविंग होंगे तभी तो किसी को, यंग वन को बर्थ कर पाएंगे, फर्टिलाइज कर पाएंगे एक को। अब ये सेल्स किस तरीके से फर्टिलाइज लिविंग रह पाते हैं? बॉडी, जब तक बॉडी के साथ हैं तब तक तो उसको नरिशमेंट मिल रहा है, लेकिन जब बॉडी से हट गए तो उसको कैसे नरिशमेंट मिलेगा? तब जैसे आपको खाना क्या सिर्फ घर पर मिलता है या घर से बाहर भी मिल जाता है? कहीं यहाँ सफर में जा रहे हैं तो आपकी मदर आपको टिफिन रखती है, साथ में खाना रखती है, नहीं रखती? इसी तरीके से यहां से सर्टोली सेल्स का काम क्या है? ये फूड प्रोवाइड कराता है। स्पर्म्स जब बॉडी से डिटैच हो जाते हैं तो उनको फूड और नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कराता है? सर्टोली सेल्स का सिक्रीशन। स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद यहां से चलते हैं, चलने के बाद अपने साथ खाना लेकर चलते हैं, टिफिन लेकर चलते हैं। वो खाना कौन देता है? नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कराता है? ये सर्टोली सेल्स। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सर्टोली और नर्स सेल्स। ठीक है बेटा, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है जो मैंने ड्रॉ करा है टेस्टिस का। आप इसको प्लीज ड्रॉ कर लीजिए, एक बार ड्रॉ करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा? अब मैं इसको रब करता हूं और इसका एक पिक आपको आपके ग्रुप पर मैं अलग से भेज दूंगा, जिसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो स्क्रीन पर तो मैं अलग से आपको इसका शॉट भेज सकता हूं, स्क्रीनशॉट, वो आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं बेटा अबाउट द डक्ट्स। कैसे डक्ट्स फंक्शन करती हैं, कैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क करता है। इतनी बातें अगर समझ में आई होंगी तभी आगे की बात आपको समझ में आ सकती है बेटा। देखिए, दिस इज व्हाट? एब्डोमिनल कैविटी। ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। दिस इज एब्डोमिनल कैविटी, दिस इज स्क्रोटम। डक्ट्स याद है आपको? मैंने एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हमने पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था। व्हाट आर दीज 2 पार्ट्स? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अ पेयर ऑफ टेस्टिस, secondary sex organ ducts, glands and supportive organ. supportive organ scrotum and penis and ducts। 4 ducts बताई थी बेटा आपको, कौन कौन सी? एपिडिडाइमस, वाज डिफरेंस, ejaculatory duct and urethra।
इन 4 डक्ट्स के क्या क्या डायमेंशंस हैं, क्या क्या वर्क करती हैं और कहां कहां पर लोकेट होती हैं, देखिए ध्यान से प्लीज। देखिए बेटा, यहां पर प्रेजेंट होती है टेस्टिस, दिस इज टेस्टिस इन द स्क्रोटल सैक, और टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज रेटिटेस्टिस एंड वास इफ्रेंशिया, और फिर यहां से अराइज होती है एपिडिडाइमस। क्या अराइज होती है बेटा, पहली डक्ट यहां से स्पर्म्स प्रोड्यूस करे, स्पर्म प्रोड्यूस करने के बाद एक डक्ट होगी जो डक्ट को लेकर जाएगी बाहर तक, और यहां से वो डक्ट अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस, और एपिडाइमस इसके चारों तरफ पूरी ओवर द टेस्टिस ये घूमती है। मैंने आपको बताया था इसकी जो लेंथ होती है टेस्टिस की कितनी होती है बेटा, 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर थिकनेस, 2.5 सेंटीमीटर इन ब्रेथ, और ये इस तरीके से इसके चारों तरफ ही घूमती है, सेवरल टाइम्स घूमती आती है, इतनी ज्यादा घूमती है कि इवन जो टेस्टिस की ओवल शेप जो आती है, प्रॉपर शेप, वो इसकी हाईली कॉलिंग की वजह से आती है। क्या आप बता सकते हैं कि एपिडिडाइमस की लेंथ कितनी होगी, कितनी लेंथ होती है? टेस्टिस की 4.5 सेंटीमीटर, एपिडाइमस की कोई बच्चा बोलता है सर 9 सेंटीमीटर, कोई बच्चा बोलता है सर 20 सेंटीमीटर, कोई बच्चा बोलता है 100 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ होती है, कैन यू इमेजिन, 6 to 7 मीटर्स। यस, लिसन अगेन, क्या बोला मैंने? 6 से 7 मीटर, जी हां, लगभग आपके रूम की लंबाई के बराबर, और मे बी उससे ज्यादा, 6 से 7 मीटर यहां पर, और सेवरल टाइम्स इसी के ऊपर लगातार कॉइल करती रहती है एपिडाइमस, और स्पर्म्स को इसके साथ साथ चलाती है। एपिडाइमस जो है, जो ऊपर का जो टॉप पार्ट है इसका, इसको हम बोलते हैं कैपट एपिडाइमस, कैपट एपिडिडाइमस। क्या बोलते हैं बेटा? कैपट एपिडिडाइमस। इसके बाद जो बीच वाला जो पार्ट होता है, कैपट एपिडिडाइमस जो होता है, कैपट एपिडिडाइमस, इट इज अबाउट, इसको हम एक नाम और बोलते हैं ग्लोबस मेजर। जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमस, कॉर्पस एपिडिडाइमस। इसको हम, इसका एक नाम और है, कॉर्पस एपिडिडाइमस को हम बोलते हैं ग्लोबस नॉर्मल, और जो लोअर पार्ट है इसको हम बोलते हैं कॉडा एपिडिडाइमस या ग्लोबस माइनर। 10 तक के बच्चों को या 11th एंट्रेंस तक में ये वर्ड टर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, पढ़ सुन सकते हैं, मतलब सुन लीजिए, ये तो सबको पता होना ही चाहिए। कैपट, कॉर्पस और कॉडा। कैपट, कैप कहां पर होती है? सर पर, यानी जो टॉप पोजीशन होती है एपिडाइमस की, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपट एपिडाइमस। जो दूसरा है कॉडा एपिडाइमस, कॉर्पस मतलब बॉडी, मिडिल पार्ट, एंड कॉडा मींस होता है टेल, पूंछ। कॉडा एपिडाइमस मतलब पूंछ। कॉडा ग्लोबस माइनर, ग्लोबस मेजर, ग्लोबस नॉर्मल एंड ग्लोबस माइनर। कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको डिटेल में थोड़ा सा बता दिया है। क्लास 12th में ये टर्म्स पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं कि बताइए ग्लोबस मेजर क्या है। अब बच्चे को एपिडाइमस तो मालूम है, कैपट एपिडाइमस मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम कि ग्लोबस मेजर क्या है, ग्लोबस माइनर क्या है। तो सिंपल कुछ नहीं है, ये सिर्फ टर्म्स हैं इनके। यहां पर ये एपिडाइमस क्या करती है? स्पर्म्स को कलेक्ट करती है, और स्पर्म्स उसमें लगातार घूमते रहते हैं, इसके साथ साथ चलते रहते हैं। अच्छा, जब तक साथ चल रहे हैं तब तक तो ठीक है, और फिर इसके बाद यहां से एपिडाइमस चलती है ऊपर की तरफ। कहां पर ऊपर की तरफ? इंग्विनल कैनाल में। कहां पर चलती है बेटा? इंग्विनल कैनाल में। अच्छा, जब तक
ये एपिडाइमस इसके चारों तरफ, जो डक्ट इसके चारों तरफ घूम रही है, तब तक तो कहलाती है एपिडाइमस, एपिडाइमस। और जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तब कहलाती है वास डिफरेंस। क्या कहलाती है बेटा? वास ऊपर की तरफ जब गई तो क्या कहला रही है बेटा? दैट इज वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। एपिडाइमस की जो लेंथ होती है, इसकी लेंथ इट इज अबाउट अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मीटर्स। और यहां पर ऊपर की तरफ वास डिफरेंस, जो ऊपर वास डिफरेंस को एक नाम और दिया गया है स्पर्म डक्ट। व्हाट इज दैट? स्पर्म डक्ट। इसको स्पर्म डक्ट क्यों कहते हैं? स्पर्म तो एपिडाइमस में भी जा रहे हैं। व्हाई इट इज सेड टू बी स्पर्म डक्ट? बिकॉज दिस डक्ट कैरी स्पर्म्स टुवर्ड्स द बॉडी। किधर की तरफ लेकर जा रही है? स्पर्म्स को बॉडी की तरफ, बॉडी के अंदर लेकर जा रही है। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी स्पर्म डक्ट। समझ में आया बेटा? स्पर्म डक्ट की लेंथ लगभग कितनी होती होगी बताइए बेटा? इट्स लेंथ इज अबाउट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी होती है बेटा? 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। सेंटीमीटर लॉन्ग। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात में? श्योर। देखिए इसके बाद आप लोग प्लीज ड्रॉ करते जाइएगा, क्योंकि मेरे को इसमें बीच बीच में से रब भी करना पड़ेगा बेटा। ये जो मैंने लिखा है आगे डायग्राम बनाने के लिए मेरे को रब करना पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत स्लो स्लो आपको बता रहा हूं ताकि आपको डायग्राम ड्रॉ करने का मौका भी मिल जाए। देखिए बेटा, इसके बाद यहां पर आपने सुना होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा होगा बेटा यूरिनरी ब्लैडर। क्या पढ़ा है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या काम करता है? टेम्पररी यूरिन को स्टोर करता है। तो यहां पर टेम्पररी यूरिन को स्टोर करा जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर, अच्छा इससे पहले यूरिनरी ब्लैडर से पहले एक बात बता दूं, वास डिफरेंस जब ऊपर की तरफ जाती हैं तो यहां पर दोनों साइड दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम है फर्स्ट ग्लैंड सेमिनल वेसिकल्स। क्या है? सेमिनल वेसिकल्स। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि जो एपिडाइमस है, जब इसमें लगातार स्पर्म्स घूम रहे हैं, तो जो खाना पीकर लेकर आए होंगे वो खत्म होगा या नहीं होगा? होगा। एनर्जी लॉस होगी या नहीं होगी? लॉस होगी। तो ये फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नेचर ने जो इतना ह्यूज लेंथ बना दी, इसको हाईली कॉइल्ड कर दिया, उससे नुकसान होगा या फायदा होगा? बताइए, इससे क्या सिग्निफिकेंस है? कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सच अ ह्यूज लेंथ ऑफ एपिडाइमस? इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है बेटा कि स्पर्म को यहां से प्रोड्यूस होने के बाद कहीं कोई ऐसा मौका है जहां पर उसको स्टोर करने का मौका मिल रहा हो, स्पर्म्स को स्टोर किया जा सकता है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर स्टोर किया जा सकता हो। कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए यहां पर अगर कुछ जो टेल कॉडा एपिडाइमस है कुछ टाइम के लिए रुकते हैं, स्पर्म्स रुकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको ये नहीं बोल सकते स्टोर होते हैं। स्पर्म का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पर्म? स्पर्म का काम है एग को फर्टिलाइज करना। अब जैसे स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, स्पर्म के प्रोड्यूस होते ही तुरंत स्पर्म को फर्टिलाइज करने के लिए बोल दिया जाएगा? भाई आप एक इंसान, ह्यूमन बींग्स में, हमारे घरों में जनरली बच्चे का काम क्या होता है? स्टूडेंट का, बच्चे का काम होता है पढ़ाई करना। भाई आपकी लाइफ में क्या, जैसे बड़े हो गए तो आपका काम है जॉब करना या बिजनेस करना, पैसे कमाना। बच्चे का काम है पढ़ाई करना। भाई तुम छोटा बच्चा है, भाई तुम्हारा क्या काम है? पढ़ाई करना। तो ऐसा तो नहीं पैदा हुआ बच्चा हॉस्पिटल में उसको मेडिकल और इंजीनियरिंग की बुक्स आप दे दोगे, उसको मैच्योर होने का टाइम दोगे, बड़ा होगा तभी तो पढ़ेगा। गधे का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डंकी? टू कैरी लोड, वजन ढोना। अब जो गधा वजन ढो रहा है तो भाई वो इसलिए पैदा हुआ है, तो जैसे ही गधे का बच्चा पैदा होगा उसके ऊपर ईंटें लाद दोगे, ले बेटा तू गधा है, तेरा काम ये है वजन ढोना, ले इस पे ईंटें ले जा। ऐसा तो नहीं होता। उसको हम मैच्योर होने का, बड़े होने का टाइम देते हैं बेटा। यस और नो? तो स्पर्म के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों भाई? स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, तुरंत जाओ भाई एग को फर्टिलाइज करो। तो उसको बेटा कुछ टाइम तो देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? अब टाइम मिल नहीं रहा, कहीं पे स्टोर होने का, मैच्योर होने का टाइम मिल नहीं रहा। तो यहां पर क्या हुआ, क्या सिग्निफिकेंस है? जब इतना लंबा रास्ता वो तय करेगा तो उसको इतना टाइम मिल जाएगा, जो वो मम्मी ने उसकी जो टिफिन बांध कर दिया है, सर्टोली सेल्स ने जो टिफिन दिया है, जो खाना दिया है, वो वहां से लेकर खाता पीता, खाता हुआ चलता जाएगा, खाता जाएगा, चलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ग्रो होगा और चलेगा और खाएगा और ग्रो होगा और चलते 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 घूमते 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 ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। ये बात समझ में आ रही है बेटा आपको? जब ऊपर की तरफ गया
यहां पर। तो बेटा हमारे घर से जो खाना बनाओ, तो यहां से हम मान लीजिए अलीगढ़ से दिल्ली जाएंगे या आगरा जाएंगे, तो हमारा टिफिन रहेगा। यहां से हम अमेरिका जाएं और बाइक से जाएं, पाकिस्तान जाएं, या कहीं पे भी ऐसे रूट पे जाएं, बहुत लंबे रूट, दूसरे देश जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं, तो क्या वो टिफिन खाना रहेगा? नहीं रहेगा, या तो खत्म हो जाएगा या खराब हो जाएगा। तो हम रास्ते में यहां पर तो भी इसका चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, तो मैच्योर तो हो गया, लेकिन खाना खत्म हो गया। अब खाना खत्म होगा तो ये यहां पर अपने हाईवे पर गया। हम हाईवे पर जाते हैं तो बेटा पढ़ते हैं देयर आर टू ढाबाज, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, देयर आर टू ढाबाज। व्हाट आर दीज टू ढाबाज? सेमिनल वेसिकल्स, ये 2 ढाबा है। ढाबा बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर इसको नरिशमेंट मिलता होगा। सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है, सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है वो इसे नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, इसे फूड प्रोवाइड कराता है। और एक यहां पर क्यों? क्योंकि यहां से जो सर्टोली सेल्स का जो खाना लेकर चले थे वो खाना खत्म हो चुका होता है, और ये इसको फिर से नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। सेमिनल वेसिकल्स, इसके सिक्रीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिलहाल यहां पर सुनिए, यहां पर सेमिनल वेसिकल्स, और ऊपर से यहां से प्रेजेंट है क्या? दैट इज डक्ट ऑफ व्हाट? डक्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, दैट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा यहां पर प्रेजेंट होती है, ये यूरेथ्रा, दिस इज यूरेथ्रा। यहां से यूरेथ्रा, जहां से यूरिन पास आउट होता है, और ये यूरेथ्रा इन सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन से जुड़ती है। और ये यहां पर 3 डक्ट का जो फ्यूजन है, दैट इज यूरेथ्रा, सेमिनल वेसिकल की डक्ट और वाल डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं, इस फ्यूजन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एजैकुलेटरी। क्या बोलते हैं बेटा? एजैकुलेटरी डक्ट। एजैकुलेटरी डक्ट, दिस इज एजैकुलेटरी डक्ट विच इज अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी लॉन्ग होती है बेटा? 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। दिस इज व्हाट? एजैकुलेटरी डक्ट। इसके बाद यहां से आगे की तरफ जो पेनिस के थ्रू पास होता है, इसको मेरे को रब करना पड़ेगा, आप लोग एक बार नोट कर लीजिए प्लीज। मैं और आपको 50 सेकंड्स दे रहा हूं, प्लीज 15 सेकंड्स में आप इसको नोट करिए प्लीज। हो गया बेटा? देखिए अब मेरे को इसको रब करना पड़ेगा, क्योंकि आगे का डायग्राम यहां पर ड्रॉ करना है। ये देखिए यहां पर ये प्रेजेंट होता है यूरेथ्रा, this is urethra which is present till the opening of penis। इसका स्ट्रक्चर, पेनिस का स्ट्रक्चर भी मैं अभी आपको बताऊंगा। दिस इज ग्लांस पेनिस। डिटेल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर मैं अभी आपको बताता हूं पेनिस का। दिस इज आउटर ओरिफिस ऑफ पेनिस। देखिए बेटा यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है डक्ट, ये यूरेथ्रा, यहां पर प्रेजेंट होती है बेटा एक ग्लैंड, चेस्टनट शेप ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो इनसर्कल करती है रिंग की तरह। इस जैसे पाइप है तो इसको इनसर्कल करना है, इसकी चारों तरफ होना, इस तरीके से इनसर्कल करती है। दैट इज सेकंड ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड यहां पर बेटा आपको बताया था सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, दोनों तरफ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ढाबे की तरह वर्क करते हैं, यानी फूड प्रोवाइड कराते हैं। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है कि जो फूड प्रोवाइड कराता है सेमिनल वेसिकल, उसमें मेन कंपोनेंट होता है एनर्जी किससे मिलती है, तो जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो होता है बेटा इसमें फ्रुक्टोज। एनर्जी किससे मिलती है? जैसे ग्लूकोज से हमको मिलती है, तो इसको किससे मिलती है? क्या सिक्रीट करता है? फ्रुक्टोज सिक्रीट करता है स्पर्म्स के लिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फ्रुक्टोज के अलावा सिट्रेट प्रेजेंट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स लोकल हार्मोन्स होते हैं जो इस केमिकल सब्सटेंस क्रिएट करता है इसको कंप्रेस करने के लिए, जिससे स्पर्म्स आगे की तरफ बढ़ते रहें। ये कंप्रेस करेगा आगे की ट्यूब को और ये स्पर्म्स को आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाएगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो सेमिनल वेसिकल्स में इसमें हम लिख सकते हैं फंक्शंस में
क्या क्या चीजें ये सिक्रीट करता है, दैट इज फ्रक्टोज, फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, प्रोस्टा ग्लैंडिन्स, सिट्रेट प्रेजेंट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सेवरल प्रोटीन्स भी होती हैं यहां पर, सेवरल प्रोटीन्स, और यहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड में, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है ये मेनली इसमें मिल्की कलर का, मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है। मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड का मतलब क्या है? मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड का मतलब है कि एक मिल्की कलर का एल्कलाइन बेसिक, जैसे जो यूरिन, देखिए इस पाथ में ये जो आगे यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा में क्या आता है? यूरिन आता है। यूरिन का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, लो पीएच होता है। अच्छा, स्पर्म्स को अल्टीमेटली कहां पर जाना है? ह्यूमन फीमेल वेजाइना में। वेजाइना का नेचर, एनवायरनमेंट कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो वहां पर अगर स्पर्म्स जाएंगे या इस पाथ के थ्रू अगर स्पर्म्स जाएंगे तो बेटा वो किल हो सकते हैं, मर सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड का मिल्की कलर का एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट होता है जो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। समझ में आ रही है बेटा बात? तो यहां से ये सिक्रीट हुआ, ये चीज यहां से प्रोस्टेट ग्लैंड। तो आपने देखा यहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड है और इसके बेस पर, पेनिस के बेस पर यहां पर दो राउंडेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? ये एक लुब्रिकेंट सिक्रीट करता है व्हिच ड्यूरिंग कॉपुलेशन फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ पेनिस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट पेनिस के, और स्पर्म्स का जो पाथ यहां पर आ रहा है, स्पर्म्स जो आ रहे हैं वो आसानी से मूव कर सके, उसके लिए लुब्रिकेंट ऑयल की तरह, ग्रीस की तरह सिक्रीट करता है जिससे कि फ्रिक्शनलेस मूवमेंट इसका हो सके, स्पर्म्स का और पेनिस का। अब यहां पर ये कॉपर्स ग्लैंड दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं। किसके दोनों साइड? यूरेथ्रा के दोनों साइड। कहां पर प्रेजेंट होती हैं? एट द बेस ऑफ पेनिस। प्रोस्टेट ग्लैंड एनसर्कल, चेस्टनट शेप ग्लैंड होती है, इनसर्कल करती है इसको, यूरेथ्रा को। तो यूरेथ्रा को हम यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो वो यूरेथ्रा जो पास हो रहा है पेनिस के थ्रू, इसको बोल रहे हैं पेनाइल यूरेथ्रा। क्या बोल रहे हैं बेटा? पेनाइल यूरेथ्रा। एक वो यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट ग्लैंड से पास होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कितना? 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। और वो यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनाइल यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा के बीच में, इन दोनों के बीच में, इसको बोलेंगे हम मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, दिस इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ये जो पेनाइल यूरेथ्रा है, इट इज अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहां पर सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन और साथ में कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन, ये सब साथ में मिक्स होकर जाते हैं। और मिक्स होने के बाद यहां पर स्पर्म्स के साथ ऐड होते हैं। तो ये सिक्रीशन ऑफ सीमेन, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, secretion of prostate gland and secretion of what? Secretion of sperms। 3 चीजें, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं सीमेन और स्पर्मेटिक फ्लूइड। सीमेन और स्पर्मेटिक फ्लूइड। सीमेन, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, इसमें करीब बेटा 60 to 70%। सिक्रीशन ऑफ दिस इज अबाउट 25 to 30%। एंड स्पर्म्स अबाउट 10%। अगर एक एक आपको लिखना हो तो यहां पर आप लिख सकते हैं 60%, 30% एंड 10%। ये स्पर्म्स, ये सीमेन का कंट्रीब्यूशन है। दिस इज कंप्लीट ओवरऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद मैं आपको बताता हूं पेनिस का स्ट्रक्चर, कैसे ये वर्क करता है और कौन कौन सी मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। पहले आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूं बेटा, प्लीज। हो गया बेटा? अब हम शुरुआत
करते हैं सीमेन का जो कंपोजिशन है, मैंने आपको बताया था अलग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें कि सीमेन के क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे हमने बात करी थी, इसका जो कलर है मिल्की वाइट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन की वजह से। वाइट ओपलेसेंट ओपल कलर का जो होता है, ओपलेसेंट कलर, वाइट ओपलेसेंट ये कलर है। पीएच आप सिंपल वाइट भी लिख सकते हैं अगर आपके, लेकिन अगर आपके उसमें कंपटीशन में आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया पीएच 7.35 टू 7.50 पीएच होता है। लगभग न्यूट्रल क्यों होता है? एसिडिक किसकी वजह से होगा? एसिडिक होगा किसकी वजह से? जो यूरिन वहां पर आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करता हुआ जो एल्कलाइन फ्लूइड होता है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए लगभग न्यूट्रल के आसपास होता है। टोटल वॉल्यूम 3 ml। एक इजेक्टेशन में जो स्पर्म्स इजेक्ट आउट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से वो लगभग 3 ml होता है। एप्रिडाइमस 0. इसमें इसका 3 ml में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है ये मैंने यहाँ लिख रखा है, इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। एप्रिडाइमस स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, ये लगभग मैंने आपको बताया था इस सीमेन में 5 to 10% कंट्रीब्यूशन होता है इसका। 0.15 ml टू 0.30 ml यानी 5 to 10%। अप्रोक्सीमेटली 80 मिलियन स्पर्म्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं। सेमिनल वेसिकल्स में 1.5 to 2 ml यानी 50 to 60% सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चंस कई बार आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव्स में कि इसका कंस्टिट्यूएंट क्या होता है। तो फ्रक्टोज इसमें सबसे मेन होता है, 1.5 to 6.5 ml फ्रक्टोज होता है। एस्कॉर्बिक एसिड, फ्लेविन्स, प्रोटीन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, लोकल हार्मोन्स मैंने बताया था, बाइकार्बोनेट्स और सिट्रिक एसिड, इसको हम सिट्रेट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन 0.6 to 0.9 ml यानी 20 to 30% मैंने आपको बताया था। इसमें स्पर्माइन, सिट्रिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स का टाइप है, जिंक एसिड, बाइकार्बोनेट आयन, एंजाइम्स। और एंजाइम्स कौन से? फिब्रिनोलाइसिन्स आपने सुना होगा, फिब्रिन प्रोटीन जो होती है प्लाज्मा प्रोटीन, उसको ब्रेक करने वाले प्रोटीन, फिब्रिनोलाइसिन प्रोटीन्स। कॉपर्स ग्लैंड, बल्बोइरेथ्रिन ग्लैंड मैंने आपको बताया था सिर्फ एक म्यूकस सिक्रीट करती है जो कि लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है और फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड कराता है स्पर्म्स को और पेनिस को थ्रू कैपुलेशन। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस एंड हार्मोनल कंट्रोल, कैसे हार्मोन कंट्रोल करते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। हो गया बेटा? मैं रबिट इसके बाद अब हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, हाउ पेनिस वर्क्स, व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस एंड द हार्मोनल कंट्रोल। कौन कौन से हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए this is urethra and we can say penile urethra. One is said to be glans penis. This is glans penis and this is, you can say, penis, and the foreskin over it, a foreskin fold over it, you can say prepuce, इसको बोलते हैं prepuce. This is urinogenital aperture. This is urinogenital aperture, prepuce. Actually, glans penis is the most sensitive part. This is most sensitive part of the penis, which is under the control of hypothalamus or secretes through the which stimulates through the testosterone or nervous system also, and due to the sexual stimulation. इसका अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको बताऊं तो यहाँ पर पेनिस की अगर मैं टीएस
टीएस सेक्शन, यहाँ से कट करके यहाँ पर अगर मैं इसको स्फेरिकल स्ट्रक्चर अगर यहाँ बनाऊंगा, ये मैंने इसका टीएस दिखाया है। इंटरनली पेनिस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखेगा, देखिए यहां पर हम बात करते हैं, दिस इज स्किन, दिस इज स्किन ऑफ द आउटर पेरिफेरी ऑफ द पेनिस, अंदर की तरफ इसमें पेनिस में 3 सिलिंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, 3 सिलिंड्रिकल शेप्स। देखिए ऐसे जैसे पेनिस है, इसकी 3 शेप्स इस तरीके से होती हैं, 2 बैक साइड एंड 1 ऑन आउटर साइड। 2 cylindrical structures are said to be corpora cavernosa and one large structure is said to be corpora spongiosum। ये 3 स्ट्रक्चर ऐसे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स पेनिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू से बंधे रहते हैं। यहां पर इसमें यहां पर इन तीनों के बीच में यहां पर इसके अंदर होती हैं ब्लड वेसल्स और आर्टरीज आती हैं। ब्लड साइनसेस होते हैं, जो ब्लड साइनसेस इसके अंदर ब्लड जिसमें फिल रहता है। जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन होती है तो करीब 10 टाइम्स एक्स्ट्रा लार्ज हो जाती हैं, 10 टाइम्स एक्स्ट्रा ब्लड फिल हो जाता है जितना इसमें ब्लड साइनसेस में रहता है। वो क्यों होता है, देखिए किस तरीके से होता है। पहले वो स्ट्रक्चर देखिए कैसे प्रेजेंट होते हैं। These are 2 cylindrical structures known as corpora cavernosa and this is corpora spongiosum. This is corpora spongiosum. This is these are arteries, this is, you can say, septum penis, this is septum penis, this is connective tissue, and arteries are also present in this corpora spongiosum in large quantity. Arteries, and here urethra is present, urethra opening. This is urethra, and in between this connective tissue is present, connective tissue. This is connective tissue. These are arteries. अब होता क्या है इसमें, यहां पर ये ब्लड वेसल्स, ब्लड रश करता है, ये ब्लड साइनसेस, यहां पर ब्लड साइनसेस होती हैं इनके बीच में, आर्टरीज के बीच में ब्लड साइनसेस जिसमें ब्लड फिल होता है, यहां पर ब्लड साइनसेस होती हैं। और ये किससे मिलके बना होता है, ये इरेक्टाइल टिश्यू से मिलके बना होता है, इरेक्टाइल जो इरेक्ट हो सकता है। अब यहां पर जैसी ब्लड आता है, ब्लड रश करा ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिमुलेशन, जैसी सेक्सुअल स्टिमुलेशन होती है इसमें ब्लड रश करता है। ब्लड रश करने के बाद यहां पर
ये साइनसेस बड़ी हो जाती हैं, ब्लड उसमें फिल हो जाता है। जैसी साइनसेस बड़ी होती हैं ये कंप्रेस होने लगता है, ये क्या होने लगते हैं, कंप्रेस। जैसे ही कंप्रेस होगा तो वापस ब्लड नहीं जा सकता उन साइनसेस में। जिस रास्ते से होकर ब्लड आया होता है, जब उसमें बाकी साइनसेस में ब्लड भर जाएगा तो ब्लड भरने की वजह से वो साइनसेस क्या होंगी, प्रेस होने लगेंगी और ब्लड वापस नहीं आ सकता, तो ब्लड उसमें फिल हो जाता है टिल सेक्सुअल स्टिमुलेशन। और आफ्टर दैट क्या होता है, जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन खत्म हो जाता है तब वो ब्लड साइनसेस लूज होती हैं, तब उसमें से ब्लड फिर रश होकर वापस जाता है। दिस इज द रीजन ऑफ इरेक्टनेस ऑफ पेनिस। इसको आप ड्रॉ कर लीजिए दोनों स्ट्रक्चर्स को, और ये आपके एकेडमिक्स में कई बार पूछा जा सकता है। कंपटीशंस में इससे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, सिर्फ इरेक्टाइल टिश्यू का नाम पूछा जा सकता है और ये 3 जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं इनका नाम पूछा जा सकता है। प्लीज ड्रॉ इट बेटा। हो गया बेटा, रब करें इसको, देखिए बेटा हो गया, कर। अब देखिए मेल्स के अंदर कौन सा हार्मोन क्या चीज कंट्रोल करता है। देखिए स्ट्रक्चर्स क्या क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। एक तो है बेटा एपिडिडाइमस, दूसरा जो स्ट्रक्चर है वास डिफरेंस, मींस डक्ट्स, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा एंड पेनिस। ये सारी जो डक्ट्स हैं, ये दीज डक्ट्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, हार्मोनल कंट्रोल इन मेल्स। और ये जो स्ट्रक्चर है कौन कौन से, सर्टोली सेल्स एंड लेडिक सेल्स, ये अंडर द कंट्रोल, ये हार्मोन्स होते हैं अंडर FSH एंड LH, जिसको हम बोलते हैं मेल्स में ICSH। एंडोक्राइन सिस्टम में आपने पढ़ रखा है, एंडोक्राइन सिस्टम जब आपको पढ़ाया गया था तब बताया था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और सर्टोली सेल्स ये दोनों इनके कंट्रोल में होते हैं। सर्टोली सेल्स और 2 तरह के हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इनिबिन एंड एक्टिविन। एक्टिविन हार्मोन क्या काम करता है, जब ये सिक्रीट होता है तो लेडिक सेल्स में टेस्टोस्टेरोन के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है एक्टिविन हार्मोन, सर्टोली सेल्स जब सिक्रीट करते हैं। और इनिबिन हार्मोन ये जो गोनाडोट्रोपिन हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के आपको ये मालूम होगा हाइपोथैलेमस 2 तरह के हार्मोन रिलीज करता है, 2 तरह के हार्मोन, इनिबिन ऑन रिलीजिंग। इनिबिन हार्मोन रोकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को और एक्टिविन और रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं। तो ये इनिबिन हार्मोन ये इनएक्टिव करता है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं उनको कंट्रोल करता है, यानी FSH और RH LH इनके सिक्रीशन। अगर मान लीजिए ये जरूरत से ज्यादा हो गए तो ये क्या करेगा, ये इनिबिन हार्मोन हाइपोथैलेमस को जाएगा और उसको रोकेगा कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड से, जहां से पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं ये हार्मोन, इन हार्मोन्स के सिक्रीशन को रोको। ये काम है इनिबिन का। और एक्टिविन का क्या काम है, ये टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन को, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। तो ये था ओवरऑल, बहुत छोटा सा है ये हार्मोनल कंट्रोल इन मेल्स। तो यहां तक बेटा हमारा कंप्लीट हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम शुरुआत करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसको आप नोट कर लीजिए, यहां पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके बेटा।